डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से 9th क्लास फिज़िक्स पेपर 1 2023 को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें तो इसमें पूछा गया है द नंबर 123.4 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123 अब आपको पता है कि हमने जो पॉइंट है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके जाना है और देखना है कितनी प्लेसेस हमें मूव करना पड़ा है। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पे 2 टाइम हमें मूव करना पड़ा है। तो हम इसको लिख लेंगे 1.234 और कितने डिजिट मूव करना पड़ा 2 टाइम। और किस साइड को, लेफ़्ट साइड को। जब लेफ़्ट साइड को मूव करना पड़े तो प्लस का 2 लिखेंगे, 10⁻+2। और अगर राइट साइड को मूव करना पड़ता तो हम माइनस में पावर को लिखते। तो अब हमारे पास जो है 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²+2 सी ऑप्शन हमारे पास है। तो सी ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 को देखें तो इसमें पूछा गया है कैंडेला इज़ द एसआई यूनिट ऑफ। तो कैंडेला जो है वो एसआई यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, यानी कि लाइट इंटेंसिटी जो है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसके लिए, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, इसको भी मार्क कर लें। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 3 पर मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा गया द सम ऑफ 8.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 इन साइंटिफिक नोटेशन इज़। तो इसका आसान हल ये होता है कि अगर पावर सेम नहीं है तो हम पावर सेम कर लें, या तो दोनों को 10⁻4 में कन्वर्ट कर लें या दोनों को 10⁻6 में कन्वर्ट कर लें। तो 10⁻6 बड़ा है, दोनों को 10⁻6 में कन्वर्ट करते हैं। 8.2 को लिखना पड़ेगा। 8.2 जो है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8.2 जो है, अगर अब हमने +2 मज़ीद इसकी पावर में ऐड करना है और प्लस अगर करना हो तो हमें लेफ़्ट साइड को पॉइंट को मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, यानी 2 टाइम हमने इसको मूव करवाया। 1 प्लेस ये है, फिर सेकंड ये हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको मूव करवाया। अब हम ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाएगा और एक यहाँ पे पॉइंट आ गया हुआ है हमारा इस जगह पे, और एक ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास अब ये वैल्यू चेंज होगी 0.082, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 0.082 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 टाइम और हो गया है तो 4 में 2 और ऐड कर देंगे तो ये 6 हो गई। अब दोनों, अब इसकी पावर भी 6 है, 10⁻6 है, और इसकी पावर भी 10⁻6 है। अब इन दोनों को सम करना है। सम करेंगे तो +4 इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 4.082, ठीक है। अब यहाँ पे 4.08 ही है हमारे पास, तो हम जो है इसको ए ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। 4.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो आपने जस्ट जो है पावर्स को सेम करके इन नंबर्स को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो पावर्स आप प्लस कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ एमसीक्यू पर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 4 kg स्कूल बैग इज़ बीइंग कैरिड बाय अ स्टूडेंट, द मास ऑफ द बैग इन ग्राम इज़ इक्वल टू। एक स्टूडेंट है वो 4 kg बैग को जो है वो कैरी कर रही है, तो मास ऑफ बैग इन ग्राम्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इजी सा इसका तरीका है, 4 के साथ के अगर लगा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 1000 के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा ग्राम के अंदर। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ तो ये आ गया 4000 ग्राम। अब हमारे पास जो है इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर मेंशन करना है, जिसमें आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता, उस वैल्यू में पॉइंट होता है राइट साइड पे, ठीक है। तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को आपने मूव करवाना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, तो एक प्लेस
सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। अगेन मैं आपको बताता हूँ, 1 2 1 2 और ये 3 प्लेसेस आपको जो है वो पॉइंट को मूव करवाना पड़ा है। तो 4 की पावर आप लोगों ने 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख लेना है। क्यों +3 हमने लिखना है? क्योंकि हमने जो है वो लेफ़्ट साइड को पॉइंट को मूव किया है, राइट साइड को मूव करते तो -3 लिखते। तो इस टाइम हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो डी है, तो डी को आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट अब हम फिफ्थ MCQ पर मूव करते हैं। द SI यूनिट दैट रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इज़। इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी है? यहाँ पे एम्पेयर है, फिर यहाँ पे केल्विन है, फिर मीटर क्यूब है और फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एक्सेलरेशन की जो है एक्सेलरेशन का यूनिट है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड जो है वो उसका वेलोसिटी का होता है, और अगेन जब टाइम का सेकंड आ जाता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। और एक्सेलरेशन की हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी। तो डी ऑप्शन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी को आपने हाईलाइट कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 6 MCQ पे। MCQ नंबर 6 को देखें तो इसमें पूछा गया है, इफ़ टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी। बहुत इजी है, आपको पता है कि दो फोर्सेज हैं लेट्स से, और परपेंडिकुलर हैं तो लेट्स से हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, एक इस साइड को है एक इस साइड को है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब हमने जो है रिजल्टेंट ड्रा करना है, तो रिजल्टेंट इस तरह से होगा। ये हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल की शक्ल बन रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो है हम हाइपोटेनियस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेनियस आ जाएगा। ये हमारे पास बेस और आल्टीट्यूड इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो दोनों आल्टीट्यूड और बेसिस प्रेजेंट हैं। अब हम आल्टीट्यूड की जगह जो है वो 3 पुट कर लेते हैं, उसका स्क्वायर प्लस बेस की जगह हम 4 पुट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 16 और 9 जो है उसको अगर हम ओपन करें तो वो आ जाएगा हमारे पास 25। अब अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है, अब ये किसकी वैल्यू है? हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 आ जाएगा, और हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है। जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो 5 न्यूटन है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं MCQ नंबर 7 पे। सेवन्थ MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया, इन अ माउंटेनियस रीजन वेयर लैंड स्लाइडिंग इज कॉमन अ पीस ऑफ रॉक सडनली फॉल फ्रॉम अ सर्टन हाइट एंड स्ट्राइक द ग्राउंड इन 3 seconds. द डिस्टेंस दैट दिस पीस ऑफ रॉक कवर टू रीच द ग्राउंड इज। अब यहाँ पे हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। S इज इक्वल टू, हमें पता है S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी VI मल्टीप्लाई बाय T प्लस 1/2 1/2 लिखेंगे और AT का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें जो है वो डिस्टेंस मिल जाएगा। S की जगह S ही रहने दें। VI जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, लैंड स्लाइडिंग से पहले जो है रॉक वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 0 है वेलोसिटी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लिया है उसने 3 सेकेंड, प्लस 1/2 आ जाएगा एज इट इज़। ए की जगह एक्सेलरेशन जो है वो हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो हमें उन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम 9.8 पुट कर देंगे। तो 9.8 पुट कर दिया, और टी जो है वो हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर
ले लेंगे। अब ये वाला 3 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो हो गए। अब इन 3 का आप जो है वो स्केयर खोलेंगे, 9 आ जाएगा। 9.8 से उसे मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे। जब ऐसे करेंगे आप तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 44.1 मीटर। तो S इज़ इक्वल टू 44.1 मीटर। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 8th MCQ पर मूव करते हैं। 8th MCQ को देखें तो इसमें कहा गया है द गिवन टेबल शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 4 डिफरेंट सेगमेंट। इफ द कार टेक सेम इंटरवल ऑफ टाइम टू कवर ऑल 4 सेगमेंट देन द कार is accelerating, decelerating, has uniform velocity, come to rest after each segment। पहले सेगमेंट में उसने डिस्टेंस कवर किया है 0 से 10 का, दूसरे में जो है वो 11 से 22, तीसरे में जो है 23 से 35। अब यहाँ पे जो है वो एक इंक्रीज़ आया है, पहले 10 का था, फिर जो है वो 11 से 22 जो है वहाँ पे भी आपके पास जो है वो 11 का हो गया। अब 23 से 35 में भी डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है, और 36 से 49 में भी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जो है अब डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है और टाइम जो है वो सेम रह रहा है, तो जाहिर है इसका मतलब है कि स्पीड जो है वो या जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो इसमें ट्रू है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, डी एक्सेलरेटिंग नहीं हो सकती, उससे तो डिस्टेंस कम होना था। यूनिफॉर्म से फिर हर एक सेगमेंट में जो है 10-10 का डिफरेंस होना चाहिए था। कम टू रेस्ट फॉर ईच आफ्टर ईच सेगमेंट भी ट्रू नहीं है, तो हम जो है ए ऑप्शन जो है उसको ट्रू मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम 9th MCQ पे मूव करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ मेजर्ड मीटर पर सेकंड इज़। इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है? तो इसका आंसर है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है वेलोसिटी। तो डिस्टेंस का जो है वो मीटर होता है, और वहीं पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पे आप लिखें, और डिस्टेंस जो है वो हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम जो है वो सेकंड में, तो इस वजह से मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का यूनिट है। अब हम जो है 10th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। इनर्शिया क्या है कि वो जो बॉडी अपोज करती है अपने स्टेट को, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, इसे हम इनर्शिया बोलते हैं। जैसे गाड़ी चलती है तो हम पीछे को बैकवर्ड सीट की तरफ फोर्स हमारी लगती है। तो इनर्शिया जो है वो टोटली डिपेंड करती है मैस के ऊपर, कि बॉडी का मैस कितना है। अगर मैस ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मैस कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। फोर्स वेट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती डायरेक्टली। तो 10th का ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 7th MCQ को अगर देखें तो इसमें पूछा गया है इफ़ अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी विल बी। अब मैस जो है वो 10 kg है, तो वेट फाइंड कर लेते हैं। वेट जो है वो इक्वल होता है mg। तो मैस हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई बाय जी, जो कि 9.8 है हमारे पास। यहाँ पे हम 9.8 लेंगे, वैसे 10 भी ले सकते हैं। तो 9.8 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 98 न्यूटन, यानी सी ऑप्शन जो है वो आंसर निकल आएगा। तो सी ऑप्शन को आपने जो है वो मार्क कर लेना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। 12th MCQ है, इसमें पूछा गया बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द वेलोसिटी ऑफ 550 मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द गन बैकवर्ड रिकॉयल वेलोसिटी। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू है बैकवर्ड रिकॉयल वेलोसिटी के बारे में? क्या बैकवर्ड रिकॉयल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, या क्या
0.0 मीटर पर सेकंड से जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन 550 मीटर पर सेकंड से कम होगी, या 550 मीटर पर सेकंड से ही रिकॉइल करेगी, या 550 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा और 1100 मीटर पर सेकंड से कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ कि मोमेंटम की कंजर्वेशन के लिए ये ज़रूरी है m1v1 जो है वो हमारे पास इक्वल आए m2v2 के। m1v1 इज़ इक्वल टू m2v2। अब हमें पता है कि जो बुलेट है अगर हम उसको m2v2 में पुट करें तो बुलेट का मास तो बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है उसकी अगर 550 है तो मास जो है उसका काफ़ी कम होगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करने से आए वही इस साइड पे भी हमारा गन की साइड पर भी आना चाहिए। अब गन को अगर हम देखें तो गन का जो मास है वो अच्छा खासा ज़्यादा है, तो अगर उसका मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होनी चाहिए। बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन मास बहुत कम है। इस वजह से जो वैल्यू आंसर में आएगी वही इधर अगर लानी है तो इधर वेलोसिटी कम लानी पड़ेगी क्योंकि मास ऑलरेडी इस साइड का ज़्यादा है। तो वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा और 550 मीटर पर सेकंड से कम आएगी। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास वो ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 13th MCQ पे मूव करते हैं। In a throw-ball champion trophy match, a player spins a metallic ball of mass 3 kg in a circle of radius 1 meter with a velocity of 2 meter per second before throwing the ball. The magnitude of centripetal force applied by the player will be. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो लगाएंगे C इज इक्वल टू mv ओवर r, mv का स्क्वायर ओवर r। तो इसमें हम जो है वो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारे पास जो मैस है जी, तो मैस की जगह हम 1 पुट कर देते हैं क्योंकि 3 है तो 3 kg पुट कर देंगे। और इसी तरह वेलोसिटी जो है वो हमें दी गई है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन v पे स्क्वायर भी लेना है तो 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 मीटर जो है उसकी रेडियस है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं इक्वेशन को। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है, 4 3 आर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स 12 न्यूटन की प्रोड्यूस होगी। सी ऑप्शन हमारा जो है वो ट्रू है, तो सी ऑप्शन को आप मार्क कर लें। अब हम 14th MCQ पे मूव करते हैं। 14th MCQ में पूछा जा रहा है, 14th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है एन एस्ट्रोनॉट इज सिटिंग इन अ रॉकेट ऑन द अर्थ विच इज़ रेडी टू लॉन्च टू द मून। व्हेन द एस्ट्रोनॉट विल रीच टू द मून हिज वेट एंड मास वुड। अगर वो मून पे पहुंच गया, अब हमने मून पे ये देखना है कि उसका वेट और मास जो है उसका क्या रिलेशन होगा। मास रिमेन सेम, आपको पता है मास जो है वो बॉडी की ऐसी क्वांटिटी है कि वो कभी भी चेंज नहीं होती, मास रिमेन सेम ही होगा। वेट जो है वो आपको पता है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से वेट अर्थ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे जाके जो है वेट वो कम हो जाता है। तो अब आपने ये इन दो इन्फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए सोचना है, मास जो है वो तो रिमेन सेम रहेगा, वेट इंक्रीज़ नहीं करेगा, बल्कि मून पे जाके वेट जो है वो डिक्रीज़ करेगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी के जो फोर्स है वो लेस है अर्थ की ग्रेविटी से। तो ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, आपने सी ऑप्शन को मार्क कर लेना है। 15th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया इफ़ अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज़ एडजस्टेड ऑन अ पाइवट एट 50 सेंटीमीटर मार्क देन इट विल बी। अब यूनिफॉर्म है मीटर रूल और उसको जो है वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे एडजस्ट किया गया है, तो उससे बैलेंस्ड होना चाहिए या टर्न होना चाहिए क्लॉकवाइज या फॉल ऑन द ग्राउंड और टर्न एंटी क्लॉकवाइज। तो 50 जो है वो सेंटर है 1 मीटर रूल में 50 सेंटीमीटर का, तो सेंटर में है तो बैलेंस होना चाहिए, तो ए ऑप्शन जो है इसका वो ट्रू है। नेक्स्ट अब हम 16th MCQ पे मूव करते हैं।
नंबर 16 को देखें तो इसमें पूछा गया है इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अनएबल टू ओपन अ डोर, मतलब एक स्टूडेंट कोशिश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ और आर फॉल्स फॉर द गिवन सिचुएशन। तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी। द नेट फोर्स ऑन द डोर इज़ ज़ीरो, अगर तो स्टूडेंट जो है वो फोर्स लगा रहा है, कोशिश कर रहा है, तो इट्स मीन कि वो ज़रूर फोर्स लगा रहा है, कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई ज़रूर कर रहा है। मे बी वो फोर्स इतनी इनफ नहीं है, ज़ीरो से तो वो ज़्यादा ही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो डोर को ओपन कर सके। तो ये जो पहली कंडीशन इन्होंने दी है ये फॉल्स है। ये नहीं हो सकता कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, क्योंकि स्टूडेंट ट्राई कर रहा है। नंबर 2 पे है द अप्लाइड फोर्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगी। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए जो है इसको हम ट्रू समझेंगे। द फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन हिंजेस ऑफ द डोर, अब हिंजेस पर फोर्स लगाना जो है, अगर एक प्रॉपर स्टूडेंट जो है एक प्रॉपर डोर को पे फोर्स लगाई जाए, तो हिंजेस पे जो है वो फोर्स लगाना पॉसिबल भी नहीं है, और डायरेक्ट जो है वो इतना इजी नहीं होता कि आप हिंजेस पे जाके फोर्स लगाएं। और वैसे भी अगर हिंजेस पे लगाएंगे भी तो वो रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे अच्छी खासी फोर्स भी लगेगी और मूवमेंट नहीं होगी। तो ये भी जो है प्रॉपर जो है वो इस ज़ुमरे में नहीं आ रहा कि स्टूडेंट जो है वो कोशिश कर रहा है। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं 1 एंड 3, ये दोनों जो हैं फॉल्स हैं, जो सेकंड वाली है वो ट्रू है। तो हमने फॉल्स वाली बतानी है, तो सी ऑप्शन में 1 और 3 का ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। 17th MCQ में पूछा गया इफ़ अ बॉडी रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर अ स्लाइट जेक देन द बॉडी इज सेड टू बी, यानी कि अगर हम एक बॉडी जो है उसकी पोजीशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, उसे थोड़ा सा मूव करवाएं, तो आफ्टर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाए, तो ऐसी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम है वो किस कंडीशन में है। तो ऐसी बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कि आफ्टर फ्यू डिस्टर्बेंस इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और पोजीशन। तो ऐसी जो बॉडी है उसको हम कहेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट अब हम 18th MCQ पे मूव करते हैं। 18th MCQ में पूछा गया स्पोर्ट कार रेसिंग कार इज़ मेड स्टेबल बाय, जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनको स्टेबल किस तरह से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है रेजिंग इट्स हाइट, आपको पता है हाइट ऊंचा करने से तो अनस्टेबल होंगी। बी इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, तो स्पीड ज़्यादा करने से जो है वो स्टेबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। डिक्रीजिंग इट्स वेट, इससे भी कोई नहीं असर होगा। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो डी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। जब हम लोअर करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो डी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। 19th MCQ में पूछा गया द मास ऑफ अ स्टूडेंट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेजर्ड एज 100 kg। इफ़ द अर्थ mass is decreased without changing in its radius then the weight of the student will। तो सबसे पहले हमें जो है वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका फार्मूला हम लिखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि कौन सी चीज़ किसके साथ प्रोपोर्शनल है। तो F का जो फार्मूला है वो G/m1 प्रोडक्ट ऑफ मैसेज डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स और मैस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। इफ़ मैस डिक्रीज फोर्स विल आल्सो डिक्रीज, इफ़ मैस इंक्रीज फोर्स विल आल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पे अब जो अर्थ का मैस है वो डिक्रीज़ किया है, तो फोर्स भी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अब हम देखते हैं कि फोर्स से मुराद यहाँ पे वेट भी है। तो अब हम देखते हैं वेट स्टूडेंट का कितना है। यहाँ पे हमें मैथ्स दिया गया है, वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, W = mg। मैथ्स हमारे पास 100 है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से 9.8, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 980 न्यूटन आ जाएगा। अब 980 न्यूटन तो उस अर्थ पे है जो कि नॉर्मल अर्थ है। अगर अर्थ का मैस कम कर दिया तो अब जो हमारा वेट है वो भी 980 न्यूटन से कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा ट्रू होगा, कि जो अर्थ का जो मैस कम करने के बाद जो वेट है वो हमारा 980 से कम आएगा।
अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 है। 20 एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 200 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज बाय हाफ देन न्यू वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी। अगेन मैं वही फार्मूला जो है उसको पुट करता हूँ। फोर्स जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज बाय हाफ कर दिया जाए तो इट्स मीन r डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। अब जो अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें, r को इधर ही रहने दें, 2 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल। तो नीचे अब आप ये समझें कि ऊपर जो है वो r का स्क्वायर ही है और नीचे जो है वो 4 है। आप इस पूरी वैल्यू की जगह इसको भी पुट कर सकते हैं। तो अब जो डिवाइड के नीचे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम उठा के ऊपर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से 4 हटा के साइड पे लिख दूँ तो स्टिल हमारे पास ये जो पूरा फार्मूला है ये किसका है, फोर्स का। यहाँ तक 4 को जो है अब मैं ऊपर लिखने वाला हूँ। तो F जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया, 4 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा फार्मूला किसका है, F का। तो फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हम डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेंगे हाफ। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ये सिंपल फोर्स का फार्मूला तो यही है ना, इस वजह से मैंने इसकी जगह F लिख दिया इस सारे की जगह। और ये 4 जो नीचे वाला था ये उठा के ऊपर भेज दिया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया F के साथ। तो हमारे पास अब जो फोर्स है वो 4 टाइम हो गई है। तो इट्स मीन पहले हमारे पास फोर्स कितनी आ रही थी, 200 न्यूटन। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास न्यू फोर्स जो है वो आ जाएगी 800 न्यूटन। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट 21 एमसीक्यू है। इफ एन एस्ट्रोनॉट ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड फ्रॉम अ स्पेसशिप दैट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इनटू द अपर स्पेस देन द ऑब्जेक्ट विल। आपने ये अज्यूम करना है कि एक स्पेसशिप जो है वो रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में अपर स्पेस के अंदर, और उसमें से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर गिरता है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा। नीचे अब ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रीच द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस पे पहुंच जाएगी। एस्केप फ्रॉम द सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाएगी। स्टिक टू द स्पेसशिप आउटर बॉडी, या स्पेसशिप की आउटर बॉडी से चिपक जाएगी। कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि वो जो रिवॉल्व करती रहेगी सर्कुलर ऑर्बिट में। इसकी वजह क्या है कि जब वो निकल आएगा वो स्पेसशिप से कोई ऑब्जेक्ट बाहर, तो स्टिल वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा जिस वेलोसिटी पे स्पेसशिप मूव कर रही है। तो इस वजह से वो भी वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में। तो ये वही मोमेंटम सा डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से वो भी वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा। तो अब हम 22 एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 को देखें तो इसमें पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ वेट w व्हेन इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस r। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन मूव टू अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट इज़। अगेन हमें जो है वो फार्मूला लिखना पड़ेगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का। F इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया हमारे पास, उसके बाद जो है वो मैस m1 है और m2 है। इस तरह से हम मैसेज को लिख लेंगे ओवर। अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 2r, तो 2r का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। वैसे r का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे 2r है, तो अब 2r का स्क्वायर लिखेंगे। अब अगर हम देखें तो जस्ट 2 पे जो है वो स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम 2r की जगह अब न्यू क्या लिख सकते हैं, अगर 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2r की जगह जो है वो 4r लिख देता हूँ। 4 और r का स्क्वायर, सॉरी 2 का तो स्क्वायर ओपन हो जाएगा, r का स्क्वायर उसके ऊपर ही रहेगा। अब हम जो है इस सारी जो इक्वेशन है इसको हम एक साइड पे करते हैं, 4 को ज़रा साइड पे लिख लेते हैं। तो ये सारा जो इक्वेशन है ये तो वही फोर्स वाली इक्वेशन ही है कि F का ही फार्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो
फोर्स हमें पता है F जो है वो इक्वल होता है वेट के भी, फोर्स जो और वेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, F इज़ इक्वल टू वेट W। तो इट्स मीन के जो अब हमारे पास न्यू फॉर्म बनी है फार्मूले की वो ये है कि 1/4 हम इस सारी फोर्स को W के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 4 है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं F इज़ इक्वल टू, ये सारी इस पूरे जो बॉक्स है इसकी जगह हमने W लिख लिया, W सॉरी यहाँ पे हम W लिखेंगे और डिवाइडेड बाय ये जो साइड पे 4 है वो नीचे है स्टिल। अब इसको हम इस तरह से भी डी ऑप्शन की तरह से भी लिख सकते हैं, तो आंसर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम 23 MCQ पे मूव करते हैं। 23 MCQ में पूछा गया है इन द गिवन फिगर अ पर्सन एक्सर्ट फोर्स विच काज द कार टू मूव फॉरवर्ड। एक आदमी है जो कार पे फोर्स लगा रहा है और कार जो है वो इसके नतीजे में आगे की तरफ मूव कर रही है। तो ये एग्जांपल किसकी है, टॉर्क की, एफिशिएंसी की, वर्क डन की या रोटेटरी मोशन की। तो वर्क डन जो है ये वर्क डन की एग्जांपल है। वर्क डन जो है वो इक्वल होता है फोर्स FD के। तो यहाँ पे फोर्स भी लग रही है, उसके नतीजे में डिस्टेंस भी मूव हो रहा है, कार मूव कर रही है, तो इट्स मीन ये वर्क डन हो रहा है। अब हम 24th MCQ पे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है ड्यू टू हैवी रेन अ मैंगो ऑफ मैथ 0.3 kg ड्रॉप फ्रॉम द ट्री इन अ मैंगो ऑर्चर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैंगो इज़। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू mgh। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला, एनर्जी जो इक्वल है mgh के। तो mgh की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। मैंगो का जो मैस है वो है 0.3, ग्रेविटी जो है वो 9.8 है और हाइट जो है वो हमारे पास है 40 मीटर। तो हमने जस्ट इन तीनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 117.6 जूल। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए PE लिख लें। तो PE जो है वो mgh के इक्वल होती है। सिंपल हमने फार्मूले के अंदर तीनों वैल्यूज़ पुट की हैं और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम 25th MCQ को देखते हैं। इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। सी ऑप्शन इसका ट्रू था, उसको तो अगेन हाईलाइट कर देता हूँ। A person lift his luggage and climb up the stair. If he perform a work done of 10 joule to climb up the stair in 60 seconds, the value of power of the person will be। तो पावर हमने फाइंड आउट करनी है। पावर के लिए हमें जो है वो पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम या P इज़ इक्वल टू W/T। ठीक है, रेट ऑफ वर्क को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी गिवन है। 10 जूल जो है हमारे पास वर्क की वैल्यू है और 60 सेकेंड जो है वो हमारे पास टाइम है। तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 10 जूल डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो अगर हम 10 को 60 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 0.166 वाट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.166 वाट। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। हम ए ऑप्शन को मार्क कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। 26th MCQ में पूछा गया स्नो एवलांच इज़ अ रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप सच अ हिल और माउंटेन व्हेन इट अकर देन द पोटेंशियल एनर्जी इट कंटेन इज़ कन्वर्टेड इनटू। लेट्स से जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी होती है वो सारी की सारी इकट्ठी एक बार नीचे जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो उसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस जो हैं वो होंगे। पहला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है जो वो क्योंकि एक हाइट पे है तो उसमें स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस किस
एनर्जी में चेंज होगी। क्या वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी? तो केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जी, वो मूव करने लग गया है। अब वो पूरी की पूरी जो स्नो की लेयर है वो मूव कर रही है, तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। इसी तरह साउंड एनर्जी में भी चेंज होगी, क्योंकि जब वो मूव कर रहा होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, साउंड वेव्स। तो हमारे पास 2 और 3 जो ऑप्शन हैं वो ट्रू हैं, यानी कि डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। आप डी ऑप्शन को मार्क कर लें। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 27th MCQ पे। इसमें पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एक्सेप्ट। ये तमाम जो हैं वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की एग्जांपल्स हैं। एक जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है इसमें। विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, एनर्जी फ्रॉम मिनरल एंड ओर्स। तो हमें पता है कि मिनरल ओर्स भी हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, फॉसिल फ्यूल भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। वैसे ही हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी एक लिमिटेड अमाउंट में है, ड्यू टू एटम या एलिमेंट जिनसे हम वो निकालते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। वहीं पे अगर विंड एनर्जी की बात करें तो ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। दैट्स वाई हमारा जो ऑप्शन ए है वो ट्रू है। विंड एनर्जी जो है आप उसको जितना भी यूज़ कर लें, हवाएं तो चलनी ही चलनी हैं। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 28th MCQ पे। 28th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ x मीटर ईच इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इनटू वाटर, द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर इज़ अप्लाइड ऑन द क्यूबिकल ब्लॉक। अब एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो इमर्स है वाटर के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है हमने फाइंड आउट करनी है अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर। तो अपथ्रस्ट का जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। अपथ्रस्ट जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। नंबर 1 जो है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है मल्टीप्लाई बाय रो, यानी कि डेंसिटी हमारे पास होती है। और इसी तरह नंबर 3 पे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी जो है हमारे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब हम देखें तो हमारे पास डेंसिटी भी है और ग्रेविटेशनल भी है फोर्स, लेकिन हमारे पास v जो है उसकी वैल्यू नहीं है। तो v की वैल्यू यहाँ पे, वॉल्यूम जो है एक क्यूबिकल ब्लॉक का अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है वो लेंथ जो है वो तकरीबन तमाम साइड्स की x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x होगा और फिर से मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि वॉल्यूम हम फाइंड आउट करने के लिए x को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब। तो यहाँ पे अब हम v की जगह जो है वो x का क्यूब पुट कर लें तो हमारे पास b ऑप्शन जो है वो ट्रू आ जाता है, रो ग्रेविटी और x का क्यूब वॉल्यूम की जगह। तो अब हम 29th MCQ को देखते हैं। 29th MCQ को देखें तो इसमें लिखा है मेटल पीस एंड अ वुडन लॉग ऑफ इक्वल साइज आर थ्रोन इनटू द वाटर, द पीस ऑफ मेटल सिंक वेयर्स द वुडन लॉग डज नॉट, दिस इज़ बिकॉज द वुडन लॉग। अब उन्होंने 2 पीसेस लिए हैं इक्वल साइज़ के, एक मेटल का है और एक वुडन यानी कि वुड का है, लकड़ी का। उसमें से जो मेटल वाला है वो सिंक कर गया है जबकि वुड वाला नहीं सिंक किया। इसकी क्या वजह है? क्या आपने बताना है कि लकड़ी जो है क्या उसकी कोई डेंसिटी नहीं होती या ज़्यादा डेंसर है, इज़ डेंसर देन द मेटल पीस। क्या वो ज़्यादा डेंसर होती है मेटल पीस से, इज़ लेस डेंसर देन द मेटल पीस, या लेस डेंसर होती है मेटल पीस से, या इक्वल डेंसर होती है मेटल पीस के। तो हमें पता है लकड़ी जो है वो लेस डेंसर होती है मेटल पीस के, इसलिए वो फ्लोट करती है, जबकि मेटल जो है वो ज़्यादा डेंस होने की वजह से वो फ्लोट नहीं कर पाता, उसकी पानी से ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है और वो सिंक कर जाता है। वहीं पे जो लकड़ी है उसकी डेंसिटी कम होती है पानी से और वो फ्लोट करती है। अब हम नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। सी ऑप्शन को आप मार्क कर लीजिए इसके। 30th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है चिल्ड्रन लव टू प्ले विद सोप बबल, इफ़ अ सोप बबल इज स्टेबल इन द एयर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। अब एक सोप बबल जो है वो एयर के अंदर उड़ रहा है और एक जगह पे स्टेबल है, तो क्या इसमें हमने प्रेशर के बारे में बताना है कि इनसाइड द बबल एंड आउटसाइड द बबल व्हाट विल बी द प्रेशर। तो अगर वो हवा के अंदर है तो इट्स मीन कि उसने राइज़ किया है,
तो राइज करके हवा के अंदर पहुंचा है, तो इट्स मीन कि उसके अंदर वाली साइड एयर प्रेशर ज़्यादा था बाहर की निस्बत। अगर बाहर ज़्यादा होता तो वो उसको ऊपर ही ना उठने देती, बबल को राइज ही ना करने देते। तो इट्स मीन अंदर वाली साइड पे मोर इनसाइड द बबल जो है वो मोर देन आउटसाइड द बबल है, और आउटसाइड द बबल जो है वो लेस देन इनसाइड द बबल है। तो ए ऑप्शन जो है वही हमारे पास ट्रू है। ए को आप मार्क कर लीजिए कि बबल जो है वो इसीलिए लिफ्ट कर पाया खुद को कि उसके अंदर वाली साइड पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, जबकि बाहर वाली साइड पे एयर प्रेशर कम है। नेक्स्ट अब हम 31 MCQ को देखते हैं। इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर अ पार्टिकल मूव मोर रैपिडली इन द स्टेट ऑफ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के मुताबिक हमने बताना है कि किस स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड लिक्विड गैस में से किस स्टेट ऑफ मैटर में पार्टिकल जो हैं ज़्यादा रैपिडली मूव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो गैशियस स्टेट में जो मूव करते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप डी को मार्क कर लीजिए। सॉलिड के अंदर तो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो गैसेस के अंदर जो हैं वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं, एनर्जेटिक भी सबसे ज़्यादा होते हैं। 32 MCQ है, इफ़ अ टनल इज़ पासिंग अंडरनीथ एन ओशन द वाटर प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द टनल विल बी 0, इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब जो एक टनल है समंदर के नीचे, उसके ऊपर पानी का वज़न भी है और पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर का वज़न भी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं उनका वज़न भी है। तो जो ट्रेन के ऊपर लगाएगी फोर्स, वो वाला ट्रेन के ऊपर नहीं, वाल्स की टनल के ऊपर जो फोर्स लगेगी पानी की, वो पानी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर मिलने से जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से हायर होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो वाला प्रेशर जो है वो हायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन को मार्क कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। 33 MCQ आपके सामने है। द 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। फार्मूला आपको पता है, एफ इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू लिखनी है मल्टीप्लाई बाय 9/5, इसको ब्रैकेट में कर लें प्लस 32। तो ये हमारे पास फार्मूला है। सी की जगह आप उसकी वैल्यू 40 पुट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप लोगों ने पहले सॉल्व कर लेना है, प्लस 32, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 9 करवाएं, डिवाइडेड बाय 5 करवाएं, जो भी आंसर आए उसमें प्लस 32 कर लें। तो हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा 104। तो 104 डिग्री जो है वो हमारे पास आंसर आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को मार्क कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट 34th MCQ को सॉल्व करते हैं। 34th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया है, आफ्टर स्विमिंग ऑन अ हॉट डे समर ओवर बॉडी फील कूल, दिस इज़ बिकॉज। समर डेज यानी गर्मियों के दिनों में जब हम नहाते हैं या स्विमिंग करते हैं तो उस वक़्त उसके बाद हमें जो है वो बॉडी पे ठंडी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। इसकी क्या वजह है? ऑप्शन ए है वाटर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगर तो वाटर पुअर कंडक्टर है हीट का, फिर तो हमारी जो हीट है वो ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए और हमें गर्मी ही लगनी चाहिए। एयर सर्कुलेशन इज़ हायर इन द सराउंडिंग, तो स्विमिंग करने से एयर सर्कुलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। वाटर इवेपोरेट बाय टेकिंग हीट फ्रॉम द बॉडी, तो ऐसे ही है, वाटर जो है उसके मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते कैसे हैं कि वो अपनी सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं और उनके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि जो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान यानी कि बाकी वाटर के एटम के साथ जो उनकी बॉन्डिंग होती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू वो जुड़े होते हैं, उसको ओवरकम करते हैं, क्योंकि वो सराउंडिंग से हीट को ऑब्जॉर्व कर चुके होते हैं, तो वो उस बॉन्डिंग को तोड़ के ऊपर फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसको आपने मार्क कर लेना है, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन देखें, बॉडी टेम्परेचर इज़ हायर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आप 35th MCQ पे मूव करते हैं। 35th MCQ को देखें तो इसमें पूछा गया, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय 2 kg ऑफ वाटर इज़ 4.512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। यानी पानी को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 kg पानी को हमें 4.512 10⁻6 जो है वो इतनी जो है वो एनर्जी
या हीट देनी पड़ी है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा है अगर 3 kg पानी को वेपराइज करवाना हो तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डिफरेंट तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो रेशो का भी है, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर सकते हैं। दूसरा उससे भी ज़्यादा इजी है कि हम फाइंड कर लें कि 2 kg के लिए तो 4.512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 है, तो 1 kg के लिए कितना होगा, हम 2 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे 4.512 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जो है वो डिवाइड कर देंगे अगर हम 2 के साथ, तो हमें पता चल जाएगा 1 किलो के लिए कितनी चाहिए। ये तो 2 kg के लिए है ना, तो 2 kg को 2 से डिवाइड कर दें तो 1 kg के लिए अमाउंट ऑफ हीट हमें मिल जाएगी। तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.256 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब आप इसी को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर ये अब 1 kg के लिए है, ये वाली जो हीट हमें चाहिए वो 1 kg के लिए। तो 3 kg के लिए हमें कितनी हीट चाहिए होगी, इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 6.768 6.768 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो डी ऑप्शन में यही लिखा है 6.768 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल। तो डी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर मूव करते हैं। 36th एमसीक्यू है, सेम वॉल्यूम ऑफ कॉपर वाटर एंड एयर आर गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। अब सेम वॉल्यूम है कॉपर का भी, वाटर और एयर का, उसे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी गई है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेंशन फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। सबसे ज़्यादा जो है वो कौन एक्सपेंड करेगा और सबसे कम कौन एक्सपेंड करेगा। तो मैक्सिमम आपको पता है गैस एक्सपेंड करती है, तो एयर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। दूसरे नंबर पे लिक्विड एक्सपेंड करते हैं और थर्ड नंबर पे जो है वो सॉलिड। इसकी वजह यह है कि जो गैसेस होती हैं उनके दरमियान इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, वहीं पे जो लिक्विड हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो सॉलिड होती हैं उनमें वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इस हिसाब से एयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, उसके बाद वाटर और उसके बाद कॉपर, क्योंकि एयर गैस है, वाटर जो है लिक्विड है और कॉपर जो है वो सॉलिड है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे ट्रू है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 37 पे। 37th एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, इन विंटर सीजन अ मेटेलिक हैंडल ऑफ अ डोर विल फील कोल्डर टू टच देन अ वुडन हैंडल बिकॉज मेटल हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी। विंटर यानी सर्दियों के अंदर हमें जो एक लोहे का अगर जो हैंडल है डोर का, वो ज़्यादा ठंडा क्यों फील होता है वुड वाले से, उसकी क्या वजह है। क्या उसमें लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है या हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, या लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है या हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो बेसिकली हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है, उसको मार्क कर लें। 8th एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। जो एक बॉडी रेडिएट करती है हीट को, वो इन तमाम फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन एक ऐसा फैक्टर लिखा है जिस पे वो डिपेंड नहीं करती, वो वाला फैक्टर आपने बताना है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी रेडिएट करती है तो वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करती है सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे, यानी कि टेक्सचर वगैरह और कलर वगैरह, और उसके टेम्परेचर पे। यहाँ पे जो है वो कलर की बात की गई है, इस पर डिपेंड करती है, टेक्सचर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन वेट जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। तो वेट जो है वो यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अब हम 39th एमसीक्यू पे मूव करते हैं। वाइट सरफेस एज कंपेयर टू ब्लैक सरफेस मेड ऑफ सेम मटेरियल रिफ्लेक्ट। वाइट सरफेस जो है वो अच्छी रेडिएटर होती है, जबकि ब्लैक जो सरफेस है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। तो जो वाइट सरफेस है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करती है, तो रिफ्लेक्ट मोर हीट, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। इसीलिए गर्मियों में हम वाइट पटका जो है वो सरों पे रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट है वो उसको रिफ्लेक्ट करे।
और ब्लैक में इसीलिए हमें गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि ब्लैक जो है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है हीट को। तो बी ऑप्शन जो है इसको आपने मार्क कर लेना है, बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है कि जो वाइट है, वाइट सरफेस एज कम्पेयर टू ब्लैक सरफेस मेड ऑफ सेम मटेरियल रिफ्लेक्ट मोर हीट। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। 40 एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट पैन मेड बाय कॉपर अपीयर कलरफुल। जो स्टेनलेस स्टील के पैन हैं उनको जो है वो बेस से कॉपर का बॉटम बनाया जाता है, इसकी क्या वजह है, क्यों आखिर वो जो है कॉपर का बॉटम बनाया जाता है? क्या जो पैन हैं कॉपर से बने वो कलरफुल नज़र आते हैं तो अच्छे लगते हैं? नंबर 2, स्टेनलेस स्टील इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये इसलिए करते हैं कि स्टेनलेस स्टील गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो फिर तो कॉपर को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेनलेस स्टील इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन कॉपर, या क्या कॉपर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है? तो ऐसा भी नहीं है, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन स्टेनलेस स्टील। तो डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है कि कॉपर जो है वो ज़्यादा बेहतर कंडक्ट कर सकती है हीट को देन स्टेनलेस स्टील। तो इस वजह से जो बेस है उसे कॉपर से बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज़। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो जाए, और ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।